आज का टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं, डिफेक्ट का मतलब क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर होते हैं, और वो जो डेफिनेट ऑर्डर है उनका वो वेल अरेंज्ड होता है, डिसिप्लिन होता है। पर ऐसा हमने देखने को मिलेगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो उस समय हम उसको आइडियल क्रिस्टल बोल देते हैं। बट नॉर्मल कंडीशंस में जब आते हो तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनके अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस हो जाता है, और डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो वेल अरेंज्ड ऑर्डर है वो वेल अरेंज्ड नहीं रहेगा, तो वो डेविएशन शो करता है थोड़ा बहुत। वो जो डेविएशन है, वो जो इरेगुलरिटी है, उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये डिफेक्ट हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहली क्लास थी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री को अफेक्टेड नहीं करता है। मतलब कंपाउंड में जो भी केटाइन एनाइंस का नंबर रेशियो है वो 1:1 हो, 1:2 हो, जो भी हो, वो डिफेक्ट बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट सेम रहने वाला है। यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो डज नॉट चेंज द रेशियो ऑफ केटाइन और एनाइन इन कंपाउंड्स। दूसरी जो क्लास है वो हमारी है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ क्या होता है कि आफ्टर डिफेक्ट जो रेशियो ऑफ केटाइन और एनाइंस है वो चेंज होने वाला है। यानी कि अगर NaCl में अगर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाए, हम ऐसा मान लेते हैं कि NaCl के क्रिस्टल में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया, तो क्या होगा कि NaCl मतलब Na+Cl-1:1 है, ये बिफोर डिफेक्ट है, ये कंपाउंड फॉर्मूले में है। पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद ये रेशियो 1:1 नहीं रहने वाला, या तो Na+ आयंस का नंबर बढ़ जाएगा या Cl- आयंस का नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि केटाइन एक्सेस हो सकते हैं, एनाइन एक्सेस हो सकते, बट रेशियो चेंज होगा, यानी कि आयंस का नंबर चेंज होगा। तो सीधी सी बात होगी कि डिफेक्ट विच चेंज द रेशियो ऑफ केटाइन और एनाइंस इन क्रिस्टल नॉन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये 2 टाइप्स के हैं: मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का क्या मतलब है? मेटल एक्सेस का मतलब है केटाइंस का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाए, और मेटल डेफिशिएंसी का मतलब केटाइन का नंबर कम हो जाए। अगर इसी को मैं एनाइन के रेफरेंस पे बोलूँ तो देखो क्या होगा, मेटल एक्सेस है इसका मतलब एनाइन डेफिशिएंट है, मेटल डेफिशिएंट है इसका मतलब उसका अपोजिट एनाइन एक्सेस है। पर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टर्म मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यानी कि केटाइन एक्सेस है, यहाँ केटाइन डेफिशिएंट है। क्लियर होगी बात? अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये 2 कारणों से आ सकता है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 वजह से होता है। एक वजह है ड्यू टू रिमूवल ऑफ एनाइन, कि क्रिस्टल में से एनाइन अपनी एक्चुअल पोजीशन को लेफ्ट करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाए। तो जब क्रिस्टल से एनाइंस बाहर निकल जाएंगे तो एनाइंस का नंबर कम हो जाएगा, तो एनाइन डेफिशिएंट होता है। जब एनाइन डेफिशिएंट होता है तो मेटल ऑटोमेटिकली एक्सेस हो गया। या फिर एक्चुअल में क्या हो कि एक्स्ट्रा केटाइन, एक्स्ट्रा मेटल आयन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंक्लूड हो जाए। तो 2 वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है: ड्यू टू रिमूवल ऑफ एनाइन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट। ये वाली क्लास हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ एनाइन। एक बार मैं फिर आपको फटाफट बता देता हूं कि मान लीजिए ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड हम डेवलप कर रहे हैं, M+X- से बना है, मतलब M+X- यानी कि MX टाइप कंपाउंड है। यहाँ X- हो जाएगा ऑपोजिट, M+X- M+, ये M+, ये X-, ये M+, ये X-, और मान लीजिए ये X- वैकेंट हो गया, यानी कि ये एनाइन लेफ्ट कर गया। तो आइडियल कंडीशंस में तो यहाँ आयन होना चाहिए था। अब यहाँ आयन नहीं है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के वेल अरेंजमेंट में क्या आ गया? इरेगुलरिटी आ गया, और इसी इरेगुलरिटी का नाम डिफेक्ट है। अब यहाँ कौन है? X-, M+, X-, M+। तो देखिए इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, तो M+X- का जो फॉर्मूला बनेगा वो MX बनेगा, और MX में रेशियो होगा 1:1। 1:1 का मतलब जितने केटाइन प्रेजेंट होने चाहिए उतने एनाइन भी प्रेजेंट होने चाहिए, यही होता है। ये तो आप सब जानते हो। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इतने ही क्रिस्टल को इमेजिन करूं तो 1 2 केटाइन, 3 केटाइन, ये यहाँ प्लस लगा देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केटाइन है, तो निश्चित तौर पे इस क्रिस्टल में एनाइंस भी 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों 7?
क्योंकि एक कैटायन तो लेफ्ट कर गया, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो 8:7 हो गया, यानी कि 1:1 तो नहीं रहा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आफ्टर डिफेक्ट रेशियो चेंज हो रहा है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। अब मुझे ये बताओ कि एनाइन जब बाहर निकल गया तो नंबर ऑफ आयन किसके बढ़ गए? तो आपको सर कैटायन बढ़ गया। कैटायन आया थोड़ी ना है, कैटायन नहीं आया, बट उसका ऑपोजिट एनाइन लेफ्ट कर गया। तो एनाइन का नंबर जब कम हो गया तो कैटायन क्या है? एक्सेस है, ऑटोमेटिकली एक्सेस है। तो यहाँ कैटायन एक्सेस हो गया। पर हमने तो पढ़ा था कि डिफेक्ट के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें तो कैटायन एक्सेस है, तो कैटायन एक्सेस है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। बट हुआ क्या कि जो एनाइन लेफ्ट करके गया अक्स माइनस, वो अक्स माइनस की फॉर्म में नहीं गया, वो ओनली अक्स की फॉर्म में रिलीज हुआ और उसने अपना माइनस, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो चार्ज तो आपको दिक्कत नहीं है, चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 नेगेटिव, तो चार्ज यहां इक्वल है, 1:1 में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि न्यूट्रल है, पर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। तो इस टाइप का डिफेक्ट जो है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। और ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, जिसको मैं कहूंगा एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी। अब मैं इसको एनायनिक क्यों कहूंगा? क्योंकि एनाइन ने इसको लेफ्ट किया था। ये पोजीशन किसने लेफ्ट की थी? एनाइन ने। तो ये एनायनिक वैकेंसी है। तो एनायनिक वैकेंसी किसके द्वारा फिल है? फिल्ड विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड एप सेंटर या कलर सेंटर। तो ये एप सेंटर डेवलप हो गए। तो एनायनिक वैकेंसी फिल्ड विद अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एप सेंटर। तो एप सेंटर क्रिएट हो रहे हैं और दीज एप सेंटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये एप सेंटर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बड़ा इजी हो गया। तो आराम से बता देंगे ना कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, यदि इफ सम एनाइंस लेफ्ट देयर एक्चुअल पोजिशन, some anion left their actual position, so cation becomes excess, and due to this metal excess defect produced in crystal, to maintain electrical neutrality, anion left their electron in their actual position, and these anionic vacancy which occupied by electron known as F center। ये सब आप जानते हो, ये हमने पढ़ लिया। और हमने ये भी पढ़ा था कि NaCl क्रिस्टल जो बनाते हैं NaCl, तो वो येलो कलर शो कर देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, NaCl को बनाते समय जो Cl माइनस है वो क्लोरीन गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। Cl2 है ना, हाफ Cl2 या Cl2 बोल दो, एक ही बात, क्लोरीन गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। तो Na+ एक्सेस हो जाएंगी। Na+ एक्सेस होने का मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, एप सेंटर क्रिएट हो गए और वो कलर शो करता है येलो। यही बात LiCl में है, वहाँ Li+ एक्सेस होगा। यही बात KCl में है, वहाँ K+ पोटेशियम प्लस एक्सेस होगा। यानी कि लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन सब में मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। एंड ड्यू टू दिस एप सेंटर आर क्रिएटेड, एंड बिकॉज ऑफ दीज दे शोइंग कलर, बट कलर आर डिफरेंट टाइप। तो वो सब में अलग अलग कलर होंगे। आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ये बड़ा इंटरेस्टेड है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कैटाइंस की बात हो रही है। देखिए कि एक क्रिस्टल है M+ X माइनस, ऐसे M+ X माइनस, ये X माइनस, ये M+, ये तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे है ना, जिसको आप लेटिस पॉइंट बोल देते हो। ये वाली कंडीशंस ऐसे, ये चलता जाएगा ऐसे क्रिस्टल। फिलहाल ये आइडियल क्रिस्टल है, लग रहा है ना, ये बिल्कुल आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कोई डिफेक्ट शो नहीं हो रहा। अब हुआ क्या, एक एक्स्ट्रा कैटायन मान लीजिए यहां आ गया M+। अब ये जब एक्स्ट्रा कैटायन यहां आ गया तो गिन के देखिए 1 2 3 4, ये 8:8 यानी 1:1 में थे, एक M+ एक्स्ट्रा हो गया। तो M+ एक्स्ट्रा होने का मतलब कैटायन एक्सेस हो गए। कैटायन एक्सेस हो गए तो कौन सा डिफेक्ट हो गया? मेटल एक्सेस हो गया। पर अब क्वेश्चन बनता है सर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रलिटी कैसे रहेगी? तो देखिए इस M+, ये M+ कहाँ से आया? MX के टूटने से आया। कोई MX मॉलिक्यूल टूटा है, भी सारा कंपाउंड क्या है? M+ X- का फॉर्मूला क्या बनेगा? MX बनेगा। तो हुआ क्या कि MX मॉलिक्यूल, जब आप क्रिस्टल बना रहे थे तो कुछ MX मॉलिक्यूल टूट गए। वो MX मॉलिक्यूल टूटे तो M+ अलग हो गया, X- अलग हो गया। अब ये M+ तो कहाँ गया? इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। X- जो था वो X की फॉर्म में रिलीज हो गया। जब वो X की फॉर्म में रिलीज हुआ तो क्या हुआ, उसने अपना इलेक्ट्रॉन भी यहाँ
इंटरस्टिशियल होल्स में छोड़ दिया, ठीक है, जैसे यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए क्या हुआ, जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि M+ की प्रेजेंस इसमें एक्स्ट्रा कैटायन को शो करती है, मेटल एक्सेस को शो करती है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और ये ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है ना, एक वेल सीक्वेंस चल रही थी पर ये बीच में आ गई। और इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकली आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये M+ कहाँ है, एक्स्ट्रा कैटायन या मेटल आयन एक ही बात है, एक्स्ट्रा कैटायन present at interstitial साइट होल, जो भी बोले वॉइड्स बोल दें कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। और ये देखो ये क्या है, ये उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन है, रिलेटेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। इसका मतलब केवल कैटायन नहीं आया, कैटायन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर होगी बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो क्या लिखता हूं, इफ सम कैटायन comes in interstitial site of lattice, then cation becomes excess, then cation becomes excess ड्यू टू दिस। अब कैटायन एक्सेस हो गए तो वो डिस्टर्ब करेंगे, ड्यू टू दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस, बस बात खत्म। तो जब भी कोई कैटायन एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में आएगा तो क्या होगा, कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे और इसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो होगा। पर देखिए तो बड़ी बात वो ये है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी related electron also occupy interstitial site। तो ये जरूर याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंटरस्टिशियल साइट में आएगा, ठीक है। इसको समझना तो एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। देखिए जेडनो एक कंपाउंड है, जिंक ऑक्साइड, ये वाइट है, कब, एट रूम टेम्परेचर, ये कलर में वाइट, रूम टेम्परेचर पे अगर इसको देखेंगे तो ये वाइट है, ठीक है। अब देखो जेडनो में दो पार्टिकल्स, दो पार्ट है ना, जेडन एंड ऑक्सीजन, तो आप देखते समझते हो जेडन यहाँ जेडन+2 है, ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन-2 की फॉर्म में, यानी कि जेडन+2 ऑक्सीजन-2 की फॉर्म में बना है। जेडन+2 ऑक्सीजन-2 अगर आप समझे तो यही तो हुआ ना, जेडन+2 ऑक्सीजन-2, तो इसका रेशियो निकाल लो, तो जेडन ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1:1, तो ये 1:1 में ही है भी। एक कैटायन एक एनाइन ही तो ना, एक जेडन एक ऑक्सीजन, एक जेडन एक ऑक्सीजन, तो एक कैटायन एक एनाइन, तो 1:1 में है। अब देखिए जब हम इस क्रिस्टल को बना रहे थे तो हमने इसको हिट किया, जब हमने इसको हिट किया तो कुछ मॉलिक्यूल टूट गए, सारों की बात नहीं हो रही, कुछ मॉलिक्यूल टूट गए, डिकम्पोज हो गए। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल टूट गया तो जेडन+2 हो गया प्लस ऑक्सीजन-2। अब जो ऑक्सीजन-2 है उसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर दिए रिलीज कर दिए। ऑक्सीजन-2 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, निकल गए। अब ऑक्सीजन-2 से O-2 से 2 माइनस निकल गए तो क्या बचा, O, तो ये O। अब O एटॉमिक फॉर्म है तो हम लोग लिखते नहीं, तो हम लिखते O2, तो इसको क्या कर दूं, हाफ O2। O2 गैस होती है, वो हो गई निकल। तो हुआ क्या कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, जब कंपाउंड
टूटा, कुछ मॉलिक्यूल टूटे तो उसमें से एनाइन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में रिलीज हो गया। यही हुआ ना, एनाइन जो था O-2 वो न्यूट्रल फॉर्म में रिलीज हो गया। और जब ये रिलीज हो गया तो ये तो एक्सेस हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1:1 का मतलब क्या होता है, एक जिंक इंटर करेगा, एक ऑक्सीजन इंटर करेगा। तो सपोज करिए कि मान लीजिए हमारे पास इसके 10 मॉलिक्यूल थे। सपोज करते हैं हम लोग कि हमारे पास जेडेनो के 10 मॉलिक्यूल्स थे, 9 मॉलिक्यूल तो प्रॉपर वे में गए, 1:1 में चले गए। अब ये 10th मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गया, तो नो जेड एन 9 ऑक्सीजन तो इंटर कर गए, 10th वाला डिकम्पोज हो गया, टूट गया। अब टूट गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो रहा ही नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। तो फिर 10th नंबर अगर जाएगा तो केवल क्या जाएगा, Zn+2 ही जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसके साथ है ही नहीं। तो यही तो हुआ कि जब वो डिकम्पोज हुआ तो रिलेटेड जो एनाइंस था वो तो एटमॉस्फेयर में चला गया। उस कंडीशंस में जो केटाइन बचा है, उसका जो केटाइन है वो जाकर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एक तरीके से यहाँ एक्स्ट्रा केटाइन का काम करेगा। समझ में आ रही क्या बात, कि ये मान लीजिए हमने कहा ना 10 मॉलिक्यूल्स थे तो 9 इजी वे में चले गए, 9 में जेडन भी गया, ऑक्सीजन भी गया, तो 1:1 चल रहा था। ये 10th नंबर मॉलिक्यूल टूट गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई। तो अब क्रिस्टल में तो Zn+2 बचा केवल, उसका अपोजिट एनाइन तो रहा ही नहीं। तो Zn+2 बचा तो ये मेटल एक्सेस कर गया। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, समझ में आ गई बात। अब इसके ये जो ऑक्सीजन थे, एनाइंस ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, वो भी जाकर कहाँ चले गए, इंटरस्टिशियल साइट में चले गए। तो ये दोनों पहुंचेंगे। तो ये हाँ ध्यान देना, इसी का आगे का पार्ट बता रहा हूँ। तो आपने क्या कहा, जेडेनो जब रूम टेम्परेचर पे है तो वो कैसा है, कैसा भाई, वाइट है। हिट किया तो क्या हो गया, वो डिकम्पोज हुआ। ऐसी कंडीशंस में वो येलो कलर शो करता है। कैसा कलर शो करता है, येलो। अब वो क्यों करता है देखिए, तो ऑन हीटिंग जेडेनो डिकम्पोज and its Zn+2 ion comes in interstitial site। ये जो Zn+2 आयन है ये इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, comes in interstitial site and related electron also occupy interstitial site। ठीक है, ड्यू टू दिस metal axis defect प्रोड्यूस। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ गया एंड बिकॉज ऑफ अनपेड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ अनपेड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्रिस्टल शोविंग येलो कलर। ये हमने पूरा बताया प्रोसीजर। बाकी अपन सीधे वे में ये लिख के बता सकते हैं कि जेडेनो जो है वो वाइट है एट द रूम टेम्परेचर, बट जब जैसे उसको हिट करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसी कंडीशंस में मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। आप सब जानते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो कंडक्टेंस भी आता है, पैरामैग्नेटिज्म भी आता है और कलर भी आता है। तो ये दोनों कंडीशंस हमने पढ़ दी। मेटल मेटल एक्सेस बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ एनाइन एंड मेटल एक्सेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन। अब हम पढ़ने चाहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, अब मेटल को डेफिशिएंट करना है तो दो तरीके हो सकते हैं आपके पास। मेटल को डेफिशिएंट करना है तो एक्चुअल में ही मेटल को डेफिशिएंट करिए, या फिर उसके ऑपोजिट एनाइन को इंक्रीज कर दीजिए। तो हमने दोनों रीजन लिख दिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ केटाइन, केटाइन को हटा दीजिए, कम कर दीजिए, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन एट इंटरस्टिशियल साइट। अब हम इस पर आते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्या हो रहा है, सपोज कर लेते हैं हम एक वही क्रिस्टल बनाते हैं M प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, ठीक है, एक्स माइनस एम प्लस
एम प्लस एक्स माइनस, ये यहाँ से मिस कर गया, ये यहाँ, यानी कि डिसऑर्डर हो रहा है। डिसऑर्डर होने का मतलब इसमें डिफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ आ गया एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, तो ये डिफेक्टेड क्रिस्टल हो गया। अब इस डिफेक्टेड क्रिस्टल में ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, मेटल आयन ने पोजीशन लेफ्ट कर दी। बिल्कुल ईजी काम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मेटल आयंस जब इससे बाहर गया तो नेचुरल बात है, जब मेटल आयंस का नंबर कम होगा तो मेटल डेफिशिएंट हो जाएंगे, और मेटल जब डेफिशिएंट होगा तो डिफेक्ट कौन सा कहलाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पर्सन तो बनेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे बनी रहेगी। तो अब आप कहोगे सर ये प्लस का चार्ज तो कम हो गया, यहाँ पे कैटायन गया है तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आ गई, डिक्रीजमेंट हो गया, कमी हो गई, तो ये नेगेटिव हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। क्या हुआ कि कितने चार्ज की कमी हुई, एम प्लस गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई, तो नेबरिंग पार्टिकल जो होते हैं वो अपने चार्ज को इंक्रीज कर लेते हैं एज रिक्वायर्ड। जैसे इसने +2 कर लिया, तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, ये तो एक वॉइड क्रिएट हुई ना, कौन सी, किसको मैं क्या कह सकता हूं, कैटायनिक वैकेंसी, या वैकेंसी लिख दो, वॉइड लिख दो, एक ही बात है, कैटायनिक वैकेंसी है ना। ए वॉइड क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ कैटायन, तो कैटायन के जाने से जो वॉइड बनती है वो कैटायनिक वैकेंसी, एनायन के जाने से बनती है तो एनायनिक वैकेंसी। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो बातें अपने को समझनी है यहाँ पे कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जब कैटायन अपनी पोजीशन को लेफ्ट करके निकलता है तो क्या होगा, मेटल तो डेफिशिएंट हो जाएगा, नो डाउट क्रिस्टल डेफिशिएंट हो जाएगा, और उस कंडीशन में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी हो जाएगा, बट न्यूट्रलिटी बनी रहे इसके लिए जो नेबरिंग कैटायंस है वो अपने चार्ज को इंक्रीज करेंगे एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही तो करेंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो कि इफ सम कैटायन left their actual position, if some cation left their actual position and comes out from crystal, then मेटल आयंस, जिसको आप कैटायन बोल देते हो, देन मेटल आयंस becomes deficient, and due to this metal deficiency defect produce। क्लियर कि जब कुछ कैटायन अपने एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे तो क्रिस्टल में मेटल आयंस का नंबर कम हो जाएगा। मेटल आयंस का नंबर कम होगा तो मेटल आयन डेफिशिएंट हो गए, और मेटल आयन डेफिशिएंट होने से जो डिफेक्ट डेवलप हुआ उसको हमने क्या कह दिया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पर ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाली बात को जरूर लिखना पड़ेगा। टू मेंटेन electrical neutrality, some cation present in crystal increase their oxidation number। पॉजिटिव चार्ज कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम कैटायन प्रेजेंट इन क्रिस्टल इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन नंबर एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड का जितना रिक्वायर्ड है उतना ही तो करेंगे ना। तो दो बातें अपने को यहाँ समझनी है कि पहली बात तो ये कि कैटायंस अपने एक्चुअल पोजीशन को लेफ्ट कर रहा है, रिमूवल हो रहा है, और लेफ्ट करके क्रिस्टल से बाहर आ गया, इससे मेटल आयंस का नंबर कम हो गया तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डेवलप हो गया। दूसरी बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए इसके लिए जो नेबरिंग कैटायंस है ना, उसी क्रिस्टल में प्रेजेंट जो दूसरे कैटायंस है वो अपने चार्ज को इंक्रीज करेंगे एज रिक्वायर्ड।
याद रखना इस प्रकार का डिफेक्ट वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ जो आपका मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता हो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है जैसे आयरन है वो Fe+2 भी बनाता है और +3 भी बनाता है, तो +2 फॉर्म में वो अगर है तो वो अपने चार्ज को इंक्रीज करके +3 कर सकता है। निकल है वो +2 +4 बनाता है तो वो अपने चार्ज को इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ डिफेक्ट उन्हीं कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा जहाँ जो मेटल है वो एक से ज़्यादा प्रकार की यानी कि मोर देन वन टाइप्स ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हो। सोडियम को अगर यहाँ रख दोगे तो सोडियम प्लस है, Na+ ही बनाता है, एक ही प्लस बनाता है। उस कंडीशंस में अगर आप Na+ को हटा के कहोगे कि उसके नेबरिंग Na+ का चार्ज बढ़ा दे तो पॉसिबल नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये वाली जो कंडीशंस है ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस है, इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं है। हाइपोथेटिकल क्यों है? क्योंकि एनाइंस का जो साइज होता है वो लार्जर होता है और लार्जर एनाइंस की साइज होने से वो जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वो तो बहुत छोटी होती है, वॉइड्स जो होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं, तो वो उसमें फिट नहीं बैठता। तो ये एक हाइपोथेटिकल माइंडसेट है कि ऐसा कर दिया जाए तो मेटल डेफिशिएंसी हो सकता है, बट एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है और जो एनायंस होते हैं वो लार्जर होते हैं। तो लार्जर साइज का वो जो पार्टिकल है वो उस छोटे साइज के वॉइड्स में फिट नहीं बैठेगा, तो इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको अब क्या पढ़ाऊँ, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि ऐसा कर दिया जाए तो ये मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगा, पर एट प्रेजेंट तो ऐसा कोई एग्जांपल मिला नहीं कि वॉइड्स की साइज से छोटा एनाइन हो, ऐसा कहीं नहीं मिला। तो ये मान के चलिए कि वॉइड्स की साइज छोटी होती है, एनाइन थोड़े बड़े होते हैं, बड़ी साइज का पार्टिकल उस छोटी साइज में फिट नहीं बैठ पा रहा तो वो उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ने वाले।